हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स पर पार्ट 9 है। इसके पहले 8 पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। तो फिर से मैं अपनी बात रिपीट कर दूं कि आप सीक्वेंस से देखें। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको मैट्रिक्स ठीक से समझनी है तो आप इसके पार्ट्स को सीक्वेंसली देखें। ठीक, बीच से कोई पार्ट ना देखें क्योंकि सभी पार्ट एक दूसरे से डिपेंड हो सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सबको पता होगा यूट्यूब पे चैनल कैसे सब्सक्राइब किया जाता है, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद एक बेल आइकन अपीयर होता है, उसे भी क्लिक कर दें। उससे फायदा ये होगा कि जो भी वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पर वो आपको सबसे पहले पता हो जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स है ना, जो भी इस वीडियोस का जिनको फायदा मिले मैथमेटिक्स में, उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे वो भी उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि इस चैनल पर केवल 10+2 स्टैंडर्ड पे ही नहीं बल्कि 10th स्टैंडर्ड, 10+2+3 मतलब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे सीटेट, टीजीटी वगैरह, और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो इस तरीके के कई स्टैंडर्ड पर मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड होंगे। तो आप इसे शेयर करें जिससे दूसरों को भी फायदा हो। और वीडियो को अभी चूंकि जैसा बता चुके हैं कि लॉकडाउन पीरियड है तो रिसोर्सेज की कमी है, तो हो सकता है वॉइस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, लेकिन अभी माइक नहीं है मेरे पास में। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है। तो आप जो भी ये वीडियो देखें तो फुल स्क्रीन व्यू पर देखें। लैपटॉप हो तो पॉसिबल हो तो लैपटॉप पर ही देखें जिससे आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देख पाएं। और वॉइस क्लियर के लिए आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये काम करें जिससे कि विजिबिलिटी भी क्लियर हो और वॉइस भी क्लियर हो और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है, देखिए इधर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है और इधर स्क्यू सिमेट्रिक की। तो पहले सिमेट्रिक पर आते हैं। और अभी ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है अभी इसको हम रीड नहीं कर रहे हैं, पहले आप डायरेक्ट इसको एक एग्जांपल से समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, आइए देखें। एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, उसमें हमने फर्स्ट रो लिखी मान लीजिए 2 3 5। ठीक, और फर्स्ट कॉलम भी 2 3 5। सेकेंड रो हमने लिख दी 3 8 9। सेकेंड रो 3 8 9, तो सेकेंड कॉलम भी देखिए 3 8 9। 3 8 तो लिख ही गया था पहले से, 9 और लिख दिया मैंने। ऐसे ही थर्ड रो 5 9, मान लीजिए यहां 6 लिख दिया, तो थर्ड रो हो गई 5 9 6, तो थर्ड कॉलम भी 5 9 6। तो क्या खास बात है इस मैट्रिक्स में, समझ गए। फर्स्ट रो 2 3 5, तो फर्स्ट कॉलम भी 2 3 5। इसी तरह से जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम है और जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। और ऐसी ही मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। मींस ईच रो इज सिमिलर टू करेस्पॉन्डिंग कॉलम, है ना। हर रो अपने करेस्पॉन्डिंग कॉलम जैसी हो। करेस्पॉन्डिंग कॉलम जैसी मतलब पहली रो पहले कॉलम जैसी हो, दूसरी दूसरे कॉलम जैसी, और तीसरी रो तीसरे कॉलम जैसी हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये तो एक डेफिनेशन ये हो गई जो मैंने बोली। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको। बाकी एक दो बातें चलिए और डिस्कस करते हैं। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि पहली बात, आप इस तरह की मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है 3/3 की, 3 रो 3 कॉलम, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे 2/2 की ले सकते थे, 4/4 की ले सकते हैं। तो ये जो तरीका बताया गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसा हो, सेकंड सेकंड जैसा हो, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिखा जा सकता है ना। क्योंकि मान लो हम कहें कि ये आप
2/3 की मैट्रिक्स ले लो, मतलब जिसमें 2 रो हो और कॉलम 3 हो। अब 2 रो 3 कॉलम का मतलब ये हुआ ना 6 एलिमेंट इन प्लेसेस पे। अब आप ऐसी मैट्रिक्स नहीं लिख सकते ना कि मान लो आप कहो कि फर्स्ट रो हमने लिख दी 2 3 5, तो क्या फर्स्ट कॉलम भी हो सकता है 2 3 5? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपके पास जगह ही कहां है भाई, रो तो 2 ही लेनी थी। तो 2 3 5, तो 2 3 लिख दोगे, फिर ये 5 कहां आएगा? तो यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 2/3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो मतलब स्पेशलिटी बताई गई, उस स्पेशलिटी के साथ मैट्रिक्स तभी लिख सकते हैं जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो पहली बात तो ये, ठीक, कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। दूसरा, आप ध्यान दो कि ये तो ठीक है कि जैसी पहली रो है वैसा ही पहला कॉलम है, या तो ऐसे बोल दो, या फिर ये देखो कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि ये एलिमेंट है, ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 2 प्लेस पर अगर 3 लिखा हुआ है तो 1 2 का रिवर्स हुआ 2 1, तो 2 1 प्लेस पर भी 3 ही लिखा होगा। अगर 1 3 प्लेस पर है ना, ये 1 3 प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 प्लेस पर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका रिवर्स यानी 3 1, तो 3 1 प्लेस पर भी 5 ही लिखा हुआ है ना। और ये चीज सभी एलिमेंट्स के साथ है। तो जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि आईजे प्लेस पर जो एलिमेंट लिखा हुआ है वही जेआई प्लेस पर लिखा हुआ है, रिवर्स आईजे जेआई। जैसे यहां बोल रहे थे ना, जो 1 2 प्लेस पर लिखा है वही 2 1 प्लेस पर है, जो 1 3 प्लेस पर वैल्यू है वही 3 1 प्लेस पर वैल्यू है। तो सभी के लिए ये बात है। तो जनरल क्या हुआ, आईजे प्लेस पर जो वैल्यू है वही जेआई प्लेस पर वैल्यू है। तो ठीक है, ये दूसरी खास बात है ना। ओके, और एक खास बात और, आप इसके पहले के टॉपिक में पार्ट 8 में ट्रांसपोज के बारे में आप सीख चुके हो, है ना। तो आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना आता है। मान लो मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज रिप्रेजेंट किया जाएगा ए डैश से, और ट्रांसपोज कैसे होता था, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाकर लिख दो, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बनाकर लिख दो, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना के लिख दो। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, जो कुछ भी आया वो वही है जो पहले था, है ना, वो तो होना ही था, क्योंकि रो और कॉलम तो सेम थे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसी थी। तो इंटरचेंजिंग से भी कौन सा फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ना था, वापस ए ही आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात यह भी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद ही होता है। अब आइए डेफिनेशन को देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये सब बातें इसीलिए समझा दी कि अब आप इस भाषा को, इस लैंग्वेज को समझ सको डेफिनेशन की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन की शुरुआत हुई अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल ठीक, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन की जा सकती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी समझाया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है। तो इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए उसका नाम ए है और उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए आई जे, उसके एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि मैट्रिक्स को सिंबल्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक। वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी इफ, अगर पहली कंडीशन ए डैश इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क ना पड़ता हो। देखा आपने, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और एक कंडीशन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आई जे प्लेस पर था जे आई प्लेस पर वही है। फॉर ऑल आई एंड जे, ये मैथमेटिक्स के सिंबल हैं, आप इनको समझ लीजिएगा। सेट थ्योरी एक टॉपिक होता है ना, उस पर ये सिंबल्स सारे एक साथ समझाए जाते हैं। अभी सेट्स पर वीडियो डालेंगे, इस पे अपलोड करेंगे। तो ये सिंबल फॉर ऑल, तो फॉर ऑल लिखने के बजाय सिंबल का यूज करें, फॉर ऑल आई एंड जे। क्यों ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, किसके लिए, कुछ एलिमेंट्स के लिए कि सभी एलिमेंट्स के लिए? तो सभी एलिमेंट्स के लिए ना, तो इसलिए लिखा हुआ है फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब ये आई और जे कोई भी हो, सभी के लिए बात होगी कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया आपको एग्जांपल के साथ? अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप ये डेफिनेशन लिखिए और सिर्फ एक एग्जांपल, और सिर्फ एग्जांपल लिख दीजिए बस कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, एक्सप्लेनेशन जब कहे तभी दी जाती है, वरना इतना सफिशिएंट है, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखा जाए तो स्टार्टिंग में ये डॉट डॉट लगा दिया, मतलब ये दो लाइनें ऐसे ही लिख दीजिएगा। स्टार्टिंग ऐसे ही किया, स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड, और फिर सिमेट्रिक की जगह इसकी सिमेट्रिक, और इफ करके ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो पहले चलिए डेफिनेशन अभी समझते हैं। डेफिनेशन को पहले आप डायरेक्ट समझो कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, सिंपली पहले समझ लो। जैसे सिमेट्रिक में था कि एक मैट्रिक्स है तो जो फर्स्ट रो हो वही फर्स्ट कॉलम हो, है ना, सेम हो। और सेम का मतलब वैल्यू भी सेम, साइन भी सेम। मतलब अगर ये +3 है +5 है तो कॉलम में भी +3 है +5 है, एक वैल्यू और एक साइन, चिन्ह उसका, दो चीजें होती है ना। तो यहां तो दोनों तरह से सेम है, 3 5 3 5, प्लस का 3 5 प्लस का 3 5 ही है। अब इसके सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट रो हो, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू तो वही हो लेकिन उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहां अगर 3 है तो यहां 3 नहीं -3, यहां अगर 5 है तो यहां 5 नहीं -5। तो आप इसे कैसे लिखोगे? मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स लिखें और उसमें फर्स्ट रो हमने लिख दी 2 3 5। तो अभी जो मैं बोल रहा था बात, जो डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की, कि वैल्यू सेम, अगर फर्स्ट रो ये है तो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, साइन अपोजिट। तो इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम होना चाहिए -2 -3 -5। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप यहां तो -3 -5 लिख सकते हैं, लेकिन अब इसका क्या करेंगे? तो फर्स्ट रो अगर 2 3 5 है तो फर्स्ट कॉलम -2 -3 -5 कैसे लिखोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का कॉमन एलिमेंट है। जब आप फर्स्ट रो लिख रहे थे तो आप फर्स्ट कॉलम का भी एक एलिमेंट लिख चुके ना। एक सेकंड का ब्रेक। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जब आप फर्स्ट रो लिख रहे थे तो फर्स्ट कॉलम का भी तो एक एलिमेंट आप लिख चुके होते हैं ना। ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कॉमन एलिमेंट है। दरअसल ये जो डायगोनल बेस के एलिमेंट होते हैं, ये डायगोनल बेस के एलिमेंट, ये जैसे ये डायगोनल बेस का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कॉमन एलिमेंट है। ये डायगोनल का सेकंड एलिमेंट है ना, ये डायगोनल का एलिमेंट है तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का कॉमन एलिमेंट है। और ये डायगोनल का तीसरा एलिमेंट है। डायगोनल आपको याद है ना, आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि ये नंबर्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स में भी यही है कि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कॉमन एलिमेंट है। तो आप ये सिचुएशन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ कैसे हैंडल करोगे? आप ये काम नहीं कर सकते। फिर कैसे होगा? तो मैथमेटिक्स में एक नंबर है जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो ऐसा नंबर है जिसका पॉजिटिव और निगेटिव वो खुद है, मतलब वो न्यूट्रल है ना, और वो नंबर है 0, पता है आपको। तो ये प्रॉब्लम, मतलब जो डायगोनल प्लेस की प्रॉब्लम दूर करेगा 0, कि अगर हम डायगोनल प्लेस पर 0 लिख दें तो फिर हमारी डेफिनेशन होल्ड कर जाएगी। मतलब उस तरीके से लिख पाएंगे कि अगर फर्स्ट रो है 0 3 5 तो फर्स्ट कॉलम वैल्यू में सेम और साइन में निगेटिव हो, तो फर्स्ट कॉलम 0 का निगेटिव तो खुद 0। दरअसल 0 का पॉजिटिव निगेटिव डिफाइन ही नहीं है, वो तो न्यूट्रल नंबर है। ठीक, तो इसलिए 0 का पॉजिटिव भी 0, 0 का निगेटिव भी 0। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। 0 3 5 फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम हो गया 0 -3 -5, मतलब वैल्यू वही लेकिन साइन अपोजिट हो गए। ठीक है ना। अब आगे तो आप लिख ही लोगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम में भी यही रिलेशन कि सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू सेम साइन अपोजिट होने चाहिए। जैसे सेकंड रो -3 0 और सपोज यहां हमने 8 लिख दिया, -3 0 8 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम क्या होना चाहिए? +3 0 और -8। ठीक है ना, ये -3 0 8 तो ये +3 0 और -8। और थर्ड रो -5 -8 0 तो थर्ड कॉलम होना चाहिए +5 +8 0, जो ऑलरेडी लिख गया, वो ऑलरेडी अपने आप हो गया। ठीक, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल, इतनी सी चीज याद रखनी है कि डायगोनल में आप 0 लिख दो, उसके बाद में जैसी फर्स्ट रो वैसे ही फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, वैल्यू में सेम साइन में अपोजिट।
तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए इसका नाम ए है, तो इसके लिए भी वही सब चीजें डिस्कस करें कि अगर ये 1 2 प्लेस का एलिमेंट है तो 2 1 प्लेस पर भी यही एलिमेंट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट। जो 1 3 प्लेस पर है 3 1 प्लेस पर जो एलिमेंट होगा वो वैल्यू तो सेम लेकिन साइन अपोजिट, वो प्लस का है तो ये माइनस का है। इसी तरह सबके साथ, ठीक। और अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है 0 3 5 वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है -3 0 8 उसको आप सेकंड कॉलम की तरह लिख दोगे, और जो थर्ड रो है -5, एक मिनट आपको इधर नजर नहीं आ रहा, ठीक, इधर ही लिख देते हैं। तो अगर इसका ट्रांसपोज करते तो जो फर्स्ट रो है 0 3 5 उसको आप फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, जो सेकंड रो है -3 0 8 उसको आप सेकंड कॉलम की तरह लिख देंगे, और जो थर्ड रो है यानी कि 5 -5 -8 और 0 उसको आप थर्ड कॉलम की तरह लिख देंगे, ठीक। तो ये हमने ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज करने पर क्या हुआ भाई, अब इसमें ट्रांसपोज में और ए में क्या कोई रिलेशन है, तो आपको यही रिलेशन है कि जो एलिमेंट जहां पर था तो उसका साइन अपोजिट होकर के वहां पे आ गया, क्योंकि आपने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। तो बिल्कुल ठीक, आप कह सकते हो कि जो आया वो -a है ना, -a। अगर हम ए मैट्रिक्स में, अगर हम इस ए मैट्रिक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो यही तो आ जाता। माइनस का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करोगे तो हर एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लाई होता चलेगा, तो -3 -5 ये +3 हो जाता, ये दोनों प्लस के हो जाते, वही तो हुआ। मींस a डैश जो आया वो -a है। जैसे सिमेट्रिक में a डैश इक्वल टू a, तो स्क्यू सिमेट्रिक में a डैश करने पर क्या हुआ, -a हुआ। चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डॉट डॉट इसलिए लगा दिया कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही लिख देना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां भी वही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज a इक्वल टू aij इज कॉल्ड, जैसे यहां सिमेट्रिक लिखा है आप लिखो स्क्यू सिमेट्रिक इफ, और पहली कंडीशन a डैश इक्वल टू -a, नीचे आपने देखा इस चीज को, और उसके बाद aij इक्वल टू -aj, मतलब जो ij प्लेस पर होगा ji प्लेस पर वैल्यू वही होगी लेकिन साइन अपोजिट होगा। जो आई जे प्लेस पर होगा जे आई प्लेस का एलिमेंट वैल्यू में सेम लेकिन साइन अपोजिट, इसीलिए लिखा है ए आई जे इक्वल टू -aj, और आगे फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए ये बात। आल्सो अब यहाँ पे वो बात भी, जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वो खास बात जिसके बगैर इस तरह की मैट्रिक्स लिखना पॉसिबल नहीं था, क्या चीज, ai इक्वल टू 0 है ना। तो आल्सो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स aii इक्वल टू 0। ये aii क्यों, हम बात करना चाहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, इसलिए ऐसा लिखा, क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन देखो क्या है। जैसे ये एलिमेंट 1 1 प्लेस का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, ऐसे ये एलिमेंट 2 2 प्लेस का एलिमेंट है ना, और ये एलिमेंट किस प्लेस का है, 3 3 प्लेस का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स की एक खास बात होती है कि उनमें उनका रो नंबर और उनका कॉलम नंबर सेम होता है। तो इस बात को या तो हम यहां पे वर्ड्स में लिखते, शब्दों में लिखते कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, लेकिन हम इतना नहीं लिखना चाहते, हम सिंबल्स में शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं ai इक्वल टू 0, आई मतलब जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर, मतलब हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, और सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, इसीलिए आगे लिखा है फॉर ऑल आई। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और ध्यान रखें अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन दो और एक एग्जांपल सिंपली लिखो, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, वो जो स्पेशल बोले तब ऐसा करना है। तो ये टॉपिक यहीं पर, और अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर कुछ थ्योरम्स प्रूफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
तो फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।